हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर एट्थ। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी हिंदी की बुक का चैप्टर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसमें हम लोग वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का मतलब समझते हुए चलेंगे। ठीक है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है वे सब सजीव हो गए। सजीव का मतलब होता है लाइव हो गए, मतलब उनमें जान आ गई, वो सब सांस ले रहे हैं। 100% मतलब 100% बोल रहे हैं। 82 मुर्दा यानी कि मरे हुए इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते देखो, बातें करते देखो। और देश की पहली ऐसी मूवी जो कि बोलने, पहले मूवी बनी थी बट वो बोलती नहीं थी, मतलब इशारों करके समझाया जाता था। तो पहली बोलने वाली मूवी जो है आलम आरा के पोस्टर वगैरह लगते हैं ना, तो उसका जो पोस्टर था उस पर ये चीज़ें लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो किस दिन बोलना सीखा? 14 मार्च 1931 में भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना सीखा का मतलब है पहली बोलने वाली मूवी बनी थी इस दिन। ठीक है। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक का मतलब होता है जो बोलते नहीं है, इशारे करते हैं। मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तो मूक सिनेमा, बिना बोलने वाला जो सिनेमा था, मूवीज़ थी, बहुत देखते थे लोग। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। ठीक है। तो बोलती फिल्म जिस साल बनी 1931 में, तो बिना बोलने वाली भी फिल्में कई सारी अलग अलग जगह बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। और मगर 1931 के बाद से जो बोलने वाली फिल्में थी ना, उनका टाइम स्टार्ट हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, बनाने वाले फिल्मकार थे आरदोशिर AM ईरानी। तो ये जो AM ईरानी है, इन्होंने पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी। आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कौन सी फिल्म थी जिसका जो पहली बोलती फिल्म थी, तो वो आलम आरा थी। फिर इसके बाद है आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। तो उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म देखी शो बोट, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जाग गई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा होती है स्क्रिप्ट। तो पारसी एक कोई होगा उनका थिएटर वगैरह, उसके बेसिस पे लेकर के उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। तो जो वो नाटक होता था उसके कई सारे गाने ऐसे ही मूवी में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदेशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सबकी शुरुआत होनी थी। तो कोई गीतकार, कोई गाने वाला नहीं था, कोई सिंगर नहीं था। देखिए आज से लगभग 90 साल पहले 1931 है ना, कोई सिंगर नहीं था, कोई म्यूजिशियन, कोई डायरेक्टर, ये सब नहीं थे, है ना। तो आदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अपने मन से उन्होंने अपनी जो मूवी बनानी थी उसकी ट्यून्स चुन ली। फिल्म के संगीत में महज 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक तो तबला था, एक हारमोनियम था और एक वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। तो मतलब किसी का नाम संगीतकार के रूप में नहीं डाला गया है। इस फिल्म के पहले पार्श्व गाता मतलब प्लेबैक सिंगर बने WM खान। तो WM खान इसके प्लेबैक सिंगर बने। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ठीक है, ये पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ठीक है। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती, मतलब लाइट्स वगैरह। पहले तो जो मूक फिल्में होती थी, क्योंकि साउंड अलग से डालनी नहीं पड़ती थी, तो दिन में शूटिंग हो जाती थी, पर इनको साउंड अलग से डालनी थी तो इनको रात में शूटिंग करनी पड़ती थी, तो ये लाइट्स लगा के करते थे। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। तो मतलब लाइट्स, कैमरा, एक्शन, है ना, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया मूवीज़ बनाने का। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियंस तो दिए ही, आदेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 9 सवाक मतलब बोलने वाली फिल्में बनाई। तो कितनी सारी मूवी इन्होंने बनाई हैं। आलम आरा का पोस्टर है, देखिए।
आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। जैसे अरेबियन नाइट्स है ना, फैंटेसी होता है, मतलब जो एक्चुअल में नहीं हुआ है, एक सोच के मन घड़ंत कहानी, ऐसे ही आलम आरा भी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका ज़ुबैदा थी। तो नायिका कौन थी? नायिका का नाम, नायिका मतलब एक्ट्रेस का नाम था ज़ुबैदा। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक मतलब सबसे ज़्यादा जिनको पैसे मिलते थे, विट्ठल वो स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा भी कर दिया, मतलब केस कर दिया कि भाई मुझे क्यों निकाला। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तो जिन्ना ने इनका मुकदमा लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में अपना सक्रिय रहे, मतलब काम करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जो बाद में जाकर के बहुत फेमस हुए ना, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीप सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट इन लोगों ने अपने रोल प्ले किए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो उस यार, मतलब चाहे बेकार हो चाहे अच्छी हो, पहली बार जो मतलब बोलती हो इतनी अच्छी, मतलब पहली बारी फिल्म जो देखेगा उसको तो अच्छी ही लगेगी ना, बस ये वाली बात होती थी, है ना। सवाक मतलब बोलने वाली फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनने लगी, सोशल इश्यूज़ पर भी मूवीज़ बनने लगी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो क्योंकि वो सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बात करते थे कि कितना गलत हो रहा है, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ी सरकार भी फिर थोड़ा ध्यान रखने लगी उन मूवीज़ पे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आरदेशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की इन्होंने कहा कि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का योगदान ही तो दिया है। इस तरह से इन्होंने बात कही। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई। तो पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, मतलब लिखा हुआ पढ़ करके याद करके फिर एक्टिंग करनी थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद भी बोलना था, मतलब डायलॉग्स भी बोलने थे। तो पहले तो लंबे चौड़े मोटे उछल कूद करने वाले जो हैं एक्टर्स चाहिए होते थे, बट अब डायलॉग बोलने वाले चाहिए थे। और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी, मतलब म्यूजिशियंस की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौरों की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व काफ़ी बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। तो जो लोग ज़्यादा बोलते थे उन भाषाओं की में मूवीज़ बनाई जाने लगी। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, मतलब अपने देश से जुड़ा हुआ सिनेमा बनने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई, हमारी रिफ्लेक्शन। तो आजकल हमें जो मतलब आजकल क्या, हमेशा से मूवीज़ हमारे समाज के हिसाब से ही तो बनती आई है ना,
जैसा टाइम चल रहा होता है उसी तरह की मूवीज़ बनने लगती हैं। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। तो सुलोचना थी, उसकी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, एक्ट्रेस थी। औरतें अपनी केश सज्जा मतलब हेयर स्टाइल उसी तरह कर रही थी। आरदेशर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। तो बहुत अलग अलग जगह आलम आरा को पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक आदेशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो जो मूक मूवी थी जिसमें कुछ बोलते नहीं थे, वो तो दादा साहब फाल्के ने शुरू करी थी, बट जो बोलती हुई फिल्में हैं वो आदेशर ने शुरू करी थी। तो ये हमारा चैप्टर था, और चैप्टर लिखा है किसने? प्रदीप तिवारी ने ये चैप्टर लिखा है। तो देखिए जो मेनली है ना, ये चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर में हम लोगों को ये बताने की कोशिश की है, जो आज आप लोग मूवीज़ देखते हैं इतनी सारी, आजकल तो खैर बच्चे मूवीज़ कम देखते हैं, पबजी और कौन से गेम खेलते हैं आप लोग, है ना, वो सब ज़्यादा खेलते हो आप लोग। तो इस मूवी में इस चैप्टर में हम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम लोगों की जो मूवीज़ है ना, इनकी ग्रोथ हुई है। पहले बिना बोलने वाली मूवीज़, फिर बोलने वाली मूवीज़, पहले बोलने वाली मूवीज़ कौन सी थी? आलम आरा। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहली देश की ओवरऑल बोलने वाली, बिना बोलने वाली वो छोड़ी, सबसे पहली मूवी कौन सी हमारे देश में बनाई गई थी, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। होपफुली सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो दूसरे का कमेंट पढ़ लीजिएगा या फिर गूगल में सर्च करके देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइए ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।